जरा सोचिए, आप महीनों भर पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, इस उम्मीद में कि महीने के अंत में सैलरी आएगी तो बच्चों का स्कूल कॉलेज की फीस भरेंगे, घर का राशन लाएंगे, बुजुर्ग माँ बाप की दवाइयाँ खरीदेंगे। लेकिन अचानक आपको ये पता चले कि आपकी सैलरी रोक दी गई है। वो भी क्यों? क्योंकि कुछ सफेद पोशों और भ्रष्टाचारियों ने मिलकर सरकारी खजाने पर ही डाका डाल दिया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राज्य के उस महा ट्रेजरी घोटाले की, जिसने पूरे सरकारी तंत्र को हिला कर रख दिया है। एक ऐसा घोटाला जिसकी जांच में एक दो नहीं बल्कि चार चार बड़ी एजेंसियां लगी हैं। जांच कमेटी, एसआईटी, सीआईडी और ईडी। लेकिन नतीजा ढाक के वही तीन पात। आज इस ट्रेजरी घोटाले को उजागर हुए और जांच कमेटी बिठाए गए 2 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी एक एजेंसी ने अब तक अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपी है। और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं राज्य के निर्दोष सरकारी कर्मचारी, जिनका पिछले 3 महीनों का वेतन पूरी तरह से रोक दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं अर्नब। सबसे पहले इस घोटाले की गहराई और इसके आंकड़ों को समझिए कि आखिर ये खेल कितना बड़ा है, क्योंकि अब तक जांच में जो भी आंकड़े सामने आए हैं वो शायद आपके होश भी उड़ा सकते हैं। दरअसल अब तक इस ट्रेजरी घोटाले में महालेखाकार यानी एजी की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती तौर पर राज्य के कोषागारों में लगभग 42 करोड़ रुपए की अवैध फर्जी निकासी का खुलासा हुआ है। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में वेतन और भत्तों के नाम पर बीते वर्षों में लगभग 150 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी होने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसकी जांच फिलहाल जांच एजेंसियां कर रही हैं। वहीं मुख्यतः इस घोटाले की बात करें तो यह अवैध निकासी हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी से सामने आए हैं। जिसमें हजारीबाग एसपी कार्यालय की बात करें तो यहाँ की तो लूट की सारे हदें पार कर दी गई हैं। दरअसल अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि हजारीबाग में वेतन मद से अब तक लगभग 31 करोड़ रुपए गायब कर दिए गए हैं और इसके लिए 250 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों का नेटवर्क तैयार किया गया था। वहीं बोकारो एसपी कार्यालय की बात करें तो यहां से अकेले 11 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई है। वहीं सीआईडी ने जांच में पाया है कि इस खेल को अंजाम देने के लिए 600 से ज्यादा संदिग्ध बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। यानी कुल मिलाकर 8 साढ़े 800 से अधिक बैंक ऐसे खाते हैं जिनमें सरकारी सैलरी का पैसा आम कर्मचारियों के बजाय घोटालेबाजों के जेब में जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े खेल के पीछे दिमाग किसका था? जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिया है? दरअसल इस पूरे मास्टर प्लान के केंद्र में एक नाम सबसे तेजी से उभर कर सामने आया। वो है कौशल पांडे। कौशल पांडे पुलिस लेखा शाखा का वो मोहरा है जिसने कंप्यूटर और सिस्टम में सेंध लगाकर इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि सीआईडी कौशल को 3 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन राज इतने गहरे हैं कि सीआईडी इसे फिर से रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा इस सिंडिकेट से जुड़े कई अन्य बैंक खाताधारियों और सहयोगियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे पूछताछ के आधार पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इनकी संख्या लगभग जो है 15 लोगों की बताई जा रही है। लेकिन असली कड़ियां अभी भी जुड़नी बाकी हैं। चलिए अब इस पूरे घोटाले की कड़ियों को तारीख दर तारीख जोड़ते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये सिस्टम किस कदर रेंग रहा है। दरअसल 6 अप्रैल 2026 को दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट के जरिए इस ट्रेजरी घोटाले का पहली बार आधिकारिक खुलासा किया। इसके बाद पूरे प्रशासनिक मामले में हड़कंप मच गया। इसके बाद चौतरफा दबाव के बाद वित्त विभाग जागा और 7 अप्रैल को ट्रेजरी और पीएमओ के प्रभारी उप सचिव ज्योति झा की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। इस समिति को सख्त निर्देश थे कि 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपें, लेकिन अफसोस वो रिपोर्ट आज तक नहीं आई। इसके साथ ही 10 अप्रैल को बोकारो और हजारीबाग जिले में जैसे ही आधिकारिक एफआईआर दर्ज हुई, मामले की गंभीरता को देखते हुए वित्त विभाग ने जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपने की सिफारिश कर दी। जिसके बाद 17 अप्रैल को सरकार ने जांच को और मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की। उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक नई 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति यानी एसआईटी बनाई दी गई। ज्योति झा की पुरानी कमेटी को भी इसी में मर्ज कर दिया गया, जिससे पुरानी कमेटी की अलग रिपोर्ट आने का रास्ता भी बंद हो गया। फिर 23 अप्रैल को गृह विभाग ने आधिकारिक तौर पर सीआईडी को जांच सौंपी। सीआईडी ने अपनी खुद की एसआईटी बनाई, कंप्यूटरों की हार्ड डिस्क जब्त की गई और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई। आरोपी कौशल पांडे को रिमांड पर लिया गया, घंटों पूछताछ की गई, कई खुलासे भी हुए, लेकिन मामला पूरी तरह से खुल नहीं पाया। अब चूंकि मामला करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था, इसलिए केंद्रीय एजेंसी परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ईसीआई दर्ज कर इस मामले में कदम रखा। ईडी ने रांची, हजारीबाग और रामगढ़ में दर्ज मामलों का अध्ययन शुरू किया। इस टाइमलाइन को देखकर तो लग रहा होगा कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और
एक्टिव भी है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। आज स्थिति यह है कि 4 एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन फाइलें आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये जांच कहां और क्यों अटकी है। सबसे पहले बात करें अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में बनी एसआईटी की, तो दरअसल इस हाई लेवल कमेटी ने सबसे पहले बोकारो का दौरा किया, फिर इन्हें हजारीबाग, बोकारो और रांची तीनों जिलों की जांच का दायित्व दिया गया, लेकिन अब तक किसी भी जिले की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई इनके तरफ से। सबसे बड़ी लापरवाही देखिए कि इस कमेटी के लिए रिपोर्ट सौंपने की कोई समय सीमा ही तय नहीं की गई थी। अब आप सोचिए, जब कोई डेडलाइन ही नहीं तो काम तेजी से कैसे होगा। वहीं राज्य सरकार ने हजारीबाग और बोकारो में हुई अवैध वेतन निकासी को देखते हुए सभी एसपी कार्यालयों का महालेखाकार से स्पेशल ऑडिट कराने का फैसला किया है, लेकिन 1 माह बाद भी ऑडिट टीम की मांगे गए दस्तावेज नहीं सौंपे गए हैं। नतीजा, स्पेशल ऑडिट अब तक शुरू नहीं हो पाई है। वहीं सीआईडी द्वारा की जा रही जांच की बात करें तो 23 अप्रैल को गृह विभाग ने सीआईडी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद सीआईडी ने एसआईटी बनाकर जांच शुरू की। जांच इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि बोकारो और हजारीबाग पुलिस लेखा शाखा के कंप्यूटरों की हार्ड डिस्क और फॉरेंसिक जांच की अंतिम रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, जिस वजह से सीआईडी आगे की जांच नहीं कर पा रही है। वहीं सीआईडी जांच में अब तक बोकारो एसपी कार्यालय से 11 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में 600 संदिग्ध खातों और हजारीबाग एसपी कार्यालय से 31 करोड़ रुपए की निकासी मामले में 250 संदिग्ध खातों की पहचान की गई है। वहीं मामले के आरोपी कौशल पांडे से सीआईडी 3 दिनों की रिमांड पर पूछताछ कर चुकी है। सीआईडी अब उसे फिर से रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि आगे पूछताछ कर सके और पूरे मामला को टोल मटोल कर बाहर निकाल सके। बहरहाल अब ईडी की बात करें तो इस मामले में ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर 11 दिन पहले ही जांच शुरू की है। ईडी रांची, हजारीबाग और रामगढ़ में दर्ज मामलों का अध्ययन कर रही है। ईडी संबंधित थानों और सीआईडी की एसआईटी से अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगने की तैयारी में है। हालांकि अब तक ईडी की ओर से कोई भी जांच रिपोर्ट नहीं मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद ईडी उन आरोपियों से भी पूछताछ करेगी जिनकी इस मामलों में गिरफ्तारी हो चुकी है। बहरहाल अब जांच की गाड़ी रिपोर्ट की वजह से अटकी पड़ी है, लेकिन कमेटियों की सुस्ती और जांच के नाम पर चल रहे इस कछुआ चाल का सबसे दर्दनाक पहलू जानते हैं क्या है? वो है हमारे राज्य के ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को महीनों से वेतन न मिलना। दरअसल इस घोटाले के सामने आने के बाद सरकार ने आनन फानन में वेतन मद को रोक दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि हजारों निर्दोष कर्मचारियों की सैलरी अटक गई। इन कर्मचारियों में इस वक्त भारी गुस्सा और निराशा है। जरा सोचिए, मई का महीना चल रहा है, बच्चों के नए स्कूल कॉलेजों में एडमिशन का समय है, उनकी मोटी फीस भरनी है, रोजमर्रा के राशन, बिजली के बिल, मकान का किराया और बुजुर्गों की दवाई का खर्च कहां से आएगा। इसका सबसे ताजा उदाहरण है झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स के 1400 कर्मचारी जैसे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल कर्मचारियों का 3 महीनों के बकाया वेतन की मांग के लिए एक साथ हड़ताल पर चला जाना। इस तरह के जो चीजें हैं वो तमाम जिलों से सामने आ रही है। एक तरफ भ्रष्टाचारियों ने करोड़ों डकार लिए और वो ऐश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20-30 साल ईमानदारी से सरकार की सेवा में लगा दिए, वो आज अपने ही पैसों के लिए, अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए दाने दाने के मोहताज हैं। क्या यही न्याय है? दरअसल ट्रेजरी घोटाला सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे हमारा सिस्टम दीमक की तरह खोखला हो चुका है, जहां जांच के नाम पर सिर्फ कमेटियां बनती हैं ताकि मुख्य मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जा सके। एक हफ्ते में रिपोर्ट देने का वादा करने वाली कमेटी महीनों बाद भी अब मौन है। बहरहाल अब सरकार और ये 4 जांच एजेंसियां किस तरह इस पूरे घोटाले की परतें खोलती हैं, कार्रवाई करते हुए घोटाले के असली मगरमच्छों को सलाखे के पीछे भेजती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट और जानकारी सामने आएंगे हम आपको अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से जरूर साझा करेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जांच एजेंसियां कभी किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगी या ये घोटाला भी बाकी घोटालों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin.
At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,